नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 71। और अगर मैं ना कहूं। अनन्या ने अचानक अपनी हाथ की पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों और हाथों की पूरी ताकत के बावजूद वो उसे हिला नहीं पाए। ये कैसे संभव है? उसने चौंकते हुए अपने आप से कहा। उसने खुद को हमेशा मजबूत बनाने के लिए लंबे समय तक ट्रेनिंग की थी, अपनी स्टेमिना और मांसपेशियों को तैयार किया था, लेकिन अब वो इतनी कोशिश करने के बावजूद शिवांश की पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। शिवांश का शरीर विशाल और मजबूत था, हर मांसपेशी में शक्ति झलक रही थी। उसकी छाती अनन्या की छाती के पास थी और वो हर हलचल को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो दर्द महसूस नहीं कर रही थी। शिवांश का स्पर्श इतना नर्म और कोमल था कि उसे चोट लगने का डर तक नहीं हुआ। संघर्ष बंद करो, उसने उसके बालों से झटकते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी गंभीर थी कि अनन्या का गुस्सा धीरे धीरे उतर गया। उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया, शायद शिवांश सच में मेरी परवाह करता है। वो चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूं। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अनलाइक कबीर, जिसने कभी मेरी चिंता नहीं की, अनन्या ने खुद को तुरंत चेताया। शिवांश मेरी परवाह कर रहा है, लेकिन क्यों? और इतनी कोमलता के साथ? उसने मन ही मन सोचा। मुझे छोड़ दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शिवांश ने टीजिंग अंदाज में पूछा, और अगर मैं ना कहूं? वो उसके बालों के कतरे कान के पीछे से झटक रहा था और उसके नर्म और रेशमी बालों की खुशबू अनन्या के सिर चढ़ गई। अनन्या की आंखें बड़ी हुई और उसके घुटने धीरे धीरे शिवांश की छाती की ओर बढ़े। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम कई दिनों तक चल नहीं पाओगे, उसने हंसते हुए धमकी दी। शिवांश ने उसकी छोटी धमकी पर हंसते हुए उसके बालों को कान के पीछे झटका और उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान छा गया। लेकिन अचानक अनन्या ने अपना माथा उसके माथे से टकरा दिया। अरे! शिवांश ने दर्द से अपने माथे को पकड़ते हुए कहा। अनन्या गिर पड़ी, दर्द से कराहती हुई। शिवांश ने तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसे सहारा दिया। देखो देखो, अब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से उसके माथे पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाया। अनन्या ने उसकी गर्माहट महसूस की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि शिवांश उसके करीब है, उसका हाथ उसके माथे पर, और उसकी मुस्कान उसकी हर चिंता को पिघला रही थी। शिवांश ने उसे अपने पास खींचा और धीरे से कहा, तुम हमेशा इतनी स्टबर्न क्यों होती हो? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उसने महसूस किया कि उसका हृदय उसके शब्दों और उसके स्पर्श के साथ झूम रहा है। वो उसका विरोध कर रही थी, लेकिन अंदर से उसे यह एहसास हो चुका था कि वो शिवांश के करीब है। शिवांश ने टीजिंग अंदाज में कहा, और अगर मैं ना कहूं? उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम चाहो या ना चाहो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी हो। अनन्या ने अपनी सांसें रोक ली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि शिवांश केवल एक मजबूत और खतरनाक आदमी नहीं है, बल्कि उसका संरक्षक, उसका साथी और उसकी सुरक्षा भी है। शिवांश ने उसके बालों से फिर से झटका और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे ये स्वीकार किया कि उसकी भावनाएं अब उसकी इच्छा के बाहर थीं। उसका दिल उछल रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण झलक रहा था। शिवांश की ताकत, उसकी नजरों का गहरापन और उसकी कोमलता, सब कुछ अनन्या को पूरी तरह से अपनी ओर खींच रहा था। वो जान गई थी, उसके लिए शिवांश सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो उसका घर है, उसकी सुरक्षा है और अब उसकी दुनिया का केंद्र बन चुका है। चैप्टर 72। अपने खोए हुए वक्त का शोक। अनन्या चुपचाप अपने पेट को गले में जकड़े खड़ी थी और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो शिवांश की तेज और दबाव भरी नजर से बचते हुए बोली, गन, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा? अगर पकड़ी गई तो जेल भी जा सकती हो, शिवांश ने गंभीर आवाज में कहा। अनन्या ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे डर नहीं था कि कहीं कोई उसे पकड़ लेगा। शिवांश के मन में झट से अनन्या के दादाजी जोरवार ओब्रॉय और उनके सैन्य प्रभाव की छवि आई। हाँ, उसके दादाजी की शक्ति उसके पीछे थी, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने जिस तरह से बंदूक उठाई थी, वो मानो किसी प्रशिक्षित योद्धा की तरह थी। उसकी आंखों में रक्त की प्यास, उसकी तेज गति और किसी के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति का न होना, ये सब संकेत दे रहा था कि अनन्या किसी को मारने या गोली मारने से नहीं डरती। शिवांश ने धीरे से पूछा, सच में तुम कौन हो? ये सवाल उसके होठों से अपने आप निकल गया। रजत की जांच ने सिर्फ सतह को खुरचने का काम किया था। जितना भी पता चला, 2 साल की अनन्या की गायब रहने की अवधि का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो पृथ्वी से ही गायब हो गई थी। तुम उत्तर जानते हो? अनन्या ने धीरे से कहा, खिड़की की ओर देखकर। उसके शब्दों में न डर था, न पछतावा।
शिवांश ने देखा कि उसका शरीर कैसे बचाव की मुद्रा में था। उसके सामने अब वो आत्मविश्वासी और निर्भीक महिला नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अपने दर्द को मुस्कान और ताकत की आड़ में छुपा रखा था। उसकी दीवारें मजबूत लगती थीं, लेकिन उनमें दरारें थीं। उस मुस्कान के पीछे वो लड़की छिपी हुई थी, जो अपने खोए हुए समय और टूटे हुए दिल का शोक मना रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इन 2 वर्षों में क्या किया, शिवांश ने धीरे से कहा। अनन्या ने अपना हाथ दूसरे कोहनी पर रखा और उसकी ओर देखा। तुरंत वो सावधान हो गई। उसकी मजबूत दीवार अब सख्त धातु बन गई। उसकी आंखें अब ठंडी और भावनाओं से रहित थीं। शिवांश ने समझ लिया कि 2 साल का अतीत उसकी निजी दुनिया का हिस्सा था। 2 साल पहले, जब वो सिर्फ 21 साल की थी, वो अपने गुस्से और कम धैर्य के लिए कुख्यात थी। भविष्य की मैडम कपूर कहे जाने वाली, तीखी जुबान, शिकारी जैसी आंखें और नियम जैसे शब्द, सोशलाइट की रानी। केवल शब्दों से लोग डर जाते थे, लेकिन कबीर कपूर ने उसे पावरलेस बना दिया। उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया, उसका हर अधिकार छीना गया। अनन्या का स्वरूप बदल गया। वो सिर्फ एक खाली खोल बन गई थी। शिवांश का मन और अधिक उत्सुक हो गया। वो जानना चाहता था कि इस महिला के अतीत में कौन सा अनुभव उसे इस स्थिति तक ले आया। वो कौन थी, वास्तविक अनन्या या वो जो सभी के सामने दिखती थी? अनन्या ने 2 साल पहले की अपनी खोई हुई दुनिया के बारे में धीरे से कहा। मैं शहर छोड़ गई ताकि मैं बेहतर इंसान बन सकूं। उसने शिवांश की तरफ उत्तर के लिए देखा भी नहीं। वो सीधे किचन गई और सुबह के बर्तन धोने लगी। शिवांश ने देखा कि उसने खुद बर्तन धोए। उसने डिशवॉशर का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी आदतें, उसकी मेहनत और उसकी संवेदनशीलता उसे और भी आकर्षक बनाती थी। वो सोचने लगा, क्या उसने 2 साल सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए बिताए? क्या उसने उसे बेवकूफ समझ लिया था? शिवांश का दिल ठंडा हो गया। उसने तय किया कि अब वो इसे सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहने देगा। इस बार वो सुनिश्चित करेगा कि अनन्या हमेशा उसकी बाहों में रहे और वो उसे कभी जाने नहीं देगा। चैप्टर 73। सम्मानित अतिथि। जैसे ही अनन्या रसोई में बर्तन धो रही थी, उसे एहसास हुआ कि शिवांश मल्होत्रा बार बार उसकी ओर देख रहे हैं। वो जानती थी कि उनकी निगाहों में क्या संदेश छिपा है। उनके बीच की केमिस्ट्री को नकारा नहीं जा सकता था। शिवांश का हर नजर प्यार और आदर से भरा था। अनन्या उनकी असीम देखभाल से अनजान नहीं थी, लेकिन प्यार के खतरनाक अनुभव से वो डर रही थी। पहला मौका जब उसने किसी पुरुष को अपना दिल दिया, उसे तोड़कर छोड़ दिया गया था। ख्यालों में खोई अनन्या को पता ही नहीं चला कि शिवांश सोफे से उठकर उसकी ओर बढ़ आए थे। जैसे ही उसने उसकी पीठ पर गर्म हाथ महसूस किया, उसका शरीर थिथक गया। वो उसके इतना करीब खड़े थे कि अनन्या उनकी सुगंध महसूस कर सकती थी। अद्भुत, परिचित शावर जेल की खुशबू, ताजे संतरे और समुद्री हवा का संगम, जो उसे अजीब तरह से आरामदायक लगा। वो निगल गई और अपने दिमाग को काम पर केंद्रित करने की कोशिश की। बावजूद इसके कि उसके दिमाग पर उनकी गर्म और नजदीकी उपस्थिति का असर हो रहा था। इसके बाद क्या करोगी? उन्होंने पूछा, जानबूझकर शारीरिक संपर्क बनाए रखा। अनन्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ बर्तन साफ करती रही। उनके इस करीब होने का असर उसे महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाए रखा। मुझे अभी पता नहीं, उसने जवाब दिया। तो मेरे साथ चलो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसकी अनुपस्थिति का स्वागत कर रहे हो। कहाँ? अनन्या ने जिज्ञासु होकर पूछा, बिना उनका आंखों में देखकर। अजीब कारण से वो अपने क्रश की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पास कोई जगह है? उन्होंने पूछा। वो उसे जहां चाहे ले जाने को तैयार थे। अनन्या ने थोड़ी देर सोचा। कोई नई जगह जहां वो पहले नहीं गई थी। मनोरंजन पार्क, उसने अंततः सुझाव दिया। उसने खुद नहीं समझा कि ऐसा विचार अचानक उसके मन में क्यों आया। शायद इसलिए क्योंकि उसने कभी अपनी बचपन में ये जगह नहीं देखी थी। मनोरंजन पार्क? शिवांश ने फिर कहा, आश्चर्यचकित होकर। उन्होंने कभी खुद भी वहां जाने का अनुभव नहीं किया था। उनका बचपन हमेशा पढ़ाई, व्यवसाय सीखने और परिवार की अपेक्षाओं में व्यस्त रहा। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। उसने अपना फोन निकला और राजत को मैसेज किया कि पूरे दिन का शेड्यूल खाली कर दे। उसी समय माल्होत्रा एंटरप्राइज में राजत अपने बॉस के ऑफिस के बाहर बार बार पैदल चल रहे थे। 2 दिन से शिवांश ऑफिस में देर से आए थे, जो कि उनके लिए बिल्कुल असामान्य था। राजत की चिंता बढ़ी। सारा शेड्यूल कैंसिल? क्या ये कोई मजाक है? उन्होंने खुद से कहा। आज का दिन महत्वपूर्ण था। कबीरी कपूर व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव पर चर्चा करने आए थे। किसी बड़े सीईओ की मीटिंग कैंसिल करना आसान नहीं था। राजत ने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से जानकारी ली। राजत को जानकारी मिली, सीईओ कबीरी कपूर प्राइवेट एलिवेटर से आ रहे हैं। राजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके बॉस ने पूरे दिन की सभी मीटिंग्स कैंसिल करने का आदेश दे दिया था। उन्होंने तुरंत शिवांश को मैसेज किया। राजत ने कहा, सीईओ कबीर व्यक्तिगत रूप से यहां है, कृपया विचार करें। शिवांश का जवाब, उन्हें कल मिलाओ, मैं बिजी हूं। राजत ने यह मैसेज देखकर गहरी राहत नहीं बल्कि भय महसूस किया। सीईओ कबीरी का तेज गुस्सा किसी भी कर्मचारी के लिए खतरनाक था।
आज वो पहला व्यक्ति होने वाला था जो उनकी नाराजगी का सामना करेगा। चैप्टर 74। जल्दी न निष्कर्ष निकालो। राजत अपने मोबाइल पर गुस्से में टाइप कर रहे थे, लेकिन खुद को काबू में रखे हुए थे। वो जानता था कि शिवांश मल्होत्रा के लोग होने के बावजूद यह उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा कि वो किसी जैन तियानी जैसे आदमी के पक्ष में जाकर बॉस को नाराज कर दें। राजत का मैसेज, सर, सीईओ कपूर पहले ही पहुंच चुके हैं और बैठक में आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे अब कैंसिल करना बहुत देर हो चुकी है। शिवांश के फोन पर यह नोटिफिकेशन आते ही उन्होंने उसे देखा और भौहें तान ली। तो क्या हुआ? अगर वह आ चुके हैं, उन्होंने खुद से कहा। उनके लिए कबीर जैसी झूठी सफलता और अपने प्रयास का सारा श्रेय लेने वाली शख्सियत को नजरअंदाज करना आसान था। शिवांश का मैसेज आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजत की आंखें फैल गईं। उनका बॉस हमेशा वर्कहोलिक और कड़क थे, लेकिन अचानक उनका ऐसा बदल जाना राजत के लिए रहस्य बन गया। उसी समय अनन्या ओब्रॉय बर्तन धोकर देख रही थी कि शिवांश फोन में व्यस्त है। उसने देखा कि वो रजत को मैसेज कर रहे थे। अपने पा को अनन्या ने चौंकते हुए सोचा, आज वो व्यस्त क्यों है? फिर भी वो देमपाक के लिए हाँ कर देते हैं। क्या अजीब है, तुम्हें मैटिंग में जाना चाहिए। हम फिर कभी देमपाक चलते हैं। अनन्या ने उसके कंधे पर हल्का थपथपाते हुए कहा और बाल बांधने के लिए लिविंग रूम की ओर बढ़ गई। शिवांश का सिर इतनी तेजी से मुड़ा कि उनकी खुद की हैरानी हुई। उसकी यह तर्कशीलता उन्हें पसंद नहीं आई। आमतौर पर उसकी मॉम और छोटी बहन उसे काम से ऊपर अपने समय पर नाराज हो जाती थी, लेकिन अनन्या शांत और समझदार दिख रही थी। वो किसी तरह की शिकायत नहीं कर रही थी, नहीं किसी अधिकार के नाम पर समय मांग रही थी। यह उसके लिए असहनीय था। तुम सच में मुझे छोड़ने के लिए ठीक हो? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। वो जानती थी कि वो सही है, पर यह कहना उसके लिए भी मुश्किल था। मैं ऐसा नहीं कर रहा था, शिवांश ने जिद से कहा, भले ही वो सच में ऐसा ही कर रहे थे। तुम अपने कंपनी के सीईओ हो, तुम्हें काम करना चाहिए। मैं यह नहीं कह सकती कि तुम्हें एक दिन छुट्टी लेकर मेरे लिए समय निकालो, अनन्या ने समझदारी दिखाते हुए कहा। यह सुनकर शिवांश चौंक गए। वो उसकी समझदारी देखकर हैरान थे। अनन्या उसकी मॉम और छोटी बहन जैसी चीकू नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी जिम्मेदारियां पहले आती हैं, लेकिन शिवांश को यह सबसे ज्यादा हट कि वो अपने मन की बात नहीं कह रही थी। वो चाहते थे कि वो उनके पीछे चिपके और थोड़ी अनावश्यक होकर उनका समय मांगे। अगर वो चाहती तो वो हर योजना छोड़कर उसके साथ पूरे दिन रात समय बिता सकते थे, लेकिन अनन्या का डर और पिछली चोटें उन्हें रोक रही थी। साथ ही, मैं तुम्हारी पत्नी या प्रेमिका नहीं हूं कि तुम्हारा समय मांगने की हिम्मत कर सकूं, उसने कहा और पलट कर देख लिया। शिवांश का गुस्सा चढ़ गया। वो उनके शब्दों पर चुप न रह सके, परंतु अब उनका रिलेशन इतना नाजुक था कि वे उसे कठोर रूप से डांट नहीं सकते थे। उन्होंने दांत कसते हुए अपनी जैकेट ली, जूते पहन लिए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। अनन्या को उषा का अचानक बिहेवियर देखकर हैरानी हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शिवांश बिना एक शब्द कहे चले जाएंगे। शिवांश ने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद किया और बिना पीछे देखे बाहर निकल गए। हम्फ, जो मन चाहे देख लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनन्या ने जिद से सिर मोड़ लिया, बाहें क्रॉस कर ली और टीवी देखते हुए बोरियत में घर में आराम करने लगी। चैप्टर 75। गड़बड़ कर देना। कुछ घंटे बोर होकर टीवी देखते हुए और समय बर्बाद करने के बाद अनन्या ओब्रॉय ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसका पूरा दिन खाली था और इस रात के लिए कोई योजना नहीं थी। किनकिन बाहर शहर में था और अब वो इतना कमा चुकी थी कि इतना काम करना जरूरी नहीं था। तभी उसके दिमाग में कल रात पी गई शराब का ख्याल आया। उसे पता था कि अगर उसने यह अपने दादाजी जोरवार ओब्रॉय को न बताया तो उसके आसपास के लोग उसे रिपोर्ट कर देंगे, और उसे यह भी पता था कि 2 लगातार रातें शिवांश मल्होत्रा के साथ बिताने का मामला जल्दी ही उसके दादाजी के कान तक पहुंच जाएगा। फोन उठाकर उसने उन्हें कॉल किया। दूसरी घंटी पर ही जोरवार ने फोन उठा लिया, जिससे अनन्या हंस पड़ी। कितना जल्दी उठा दिया दादाजी, उसने मजाक में कहा। बस समय उसी समय मिल गया जब तुमने कॉल किया, उन्होंने बिना किसी इमोशन के कहा। सच पूछो तो कार में बैठे उनके निजी सचिव मनव राव ने भी भौहें उठाई। फोन पर? हाँ बिल्कुल। असल में जोरवार ओब्रॉय इतने व्यस्त थे कि उन्होंने शायद ही कभी फोन उठाया हो, लेकिन अनन्या के लिए उन्होंने अलग रिंगटोन सेट किया था, इसलिए उन्होंने तुरंत उठाया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रही? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहा था। हाँ, परेशान कर दिया, जोरवार ने थकावट भरे स्वर में जवाब दिया। अनन्या को कोई बुरा नहीं लगा, उसे उनके तीखे शब्दों की आदत थी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस आपको कुछ बताना था, अनन्या ने धीरे से कहा, अपने होंठ कुतरते हुए। उसे डर था कि उसने अपनी इच्छाओं को हराकर शराब पी ली और अब दादाजी नाराज होंगे। 2 साल की गहन थेरेपी के बाद वो अब स्वीकार कर सकती थी कि वो बहुत कम उम्र में शराब और एंटी डिप्रेसेंट्स पर निर्भर थी। मां की बुरी आदतों की नकल करते हुए उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में शराब पीना और गोलियां लेना शुरू कर दिया था। इसने उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित किया और शराब उसे अपनी दुख भरी भावनाओं से मुक्ति देती थी।
लेकिन शराब पीने की स्थिति उसे कमजोर बनाती थी, जिससे उसके दुश्मन उसका फायदा उठा सकते थे। जब वो नशे में होती वो बहुत कुछ खोल बैठती, जिससे मुश्किलें बढ़ जाती। यही कारण था कि जोरवार ने उसे हमेशा शराब से दूर रहने की सलाह दी थी। क्या हुआ? उन्होंने लिखा बंद करके उसकी तरफ ध्यान दिया। उनकी पोती अक्सर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलती थी, लेकिन इस बार फोन पर बात करना चुनने का मतलब था कि यह कोई बड़ा मामला था। मैंने शराब पी, अनन्या ने छोटे बच्चे की तरह कहा, जैसे कोई उसे पकड़ गया हो। उसका स्वर छोटा और अपराधबोध से भरा था। जोरवार ने कुछ सेकंड सोचा। एक ओर गुस्सा था कि उसने वादा तोड़ा, दूसरी ओर खुशी थी कि उसने खुद सच बताया। कम से कम उसने ईमानदारी दिखाने की कोशिश की थी। क्यों किया? उनका स्वर तटस्थ था, पर यह अनन्या को ऐसा लगा कि जैसे उसके माता पिता पूछताछ कर रहे हों। मैंने इरादतन नहीं किया, बस नशे में फ्रिज में जो भी मिला उसे ले लिया, और वो शराब ही थी, उसने धीरे से कहा। अपराध बोध उसके अंदर बढ़ रहा था। वो खुद पर शक करने लगी। क्या वो हमेशा उन लोगों को निराश करेगी जो उसके लिए महत्वपूर्ण है? क्या वो अपने पुराने आदतों को कभी पूरी तरह छोड़ पाएगी? जोरवार ने भौं उठाए। नशे में क्या कुछ हुआ उसे? उन्होंने मनव राव की ओर इशारा किया और नोट लिखा कि कल रात कौन आया था ये पता लगाया जाए। कितनी पी? उन्होंने पूछा, थोड़ा चिंतित होकर। एक पूरी बोतल, उसने धीरे से कहा। जोरवार के होंठ तिरछे हो गए। एक पूरी बोतल? यह मुश्किल था कि उसने इसे खत्म न किया हो। उन्होंने खुद देखा था कि वो शराब की लत में कितनी कमजोर थी। उस समय जेंग तियानी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि जिया मिंगवेक्सी उसकी जिंदगी का प्यार है, और अनन्या के साथ उसका बंधन सिर्फ कागज का टुकड़ा था। दिल टूटने और बेवजह के कदम उठाने के कारण अनन्या ने बोतल तुरंत पी ली और बेहोश हो गई। उसका सुसंस्कृत सोशलाइट इमेज मिट्टी में मिल गया। वो गिर पड़ी, रोई, मेकअप खराब हो गया, और वो पूरी तरह गड़बड़ हो गई। जोरवार ने फिर पूछा, फिर होगा? मैं नहीं कह सकती कि कभी नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ भरोसेमंद किसी की निगरानी में ही पीऊं, अनन्या ने ईमानदारी से कहा। जोरवार ने होंठ तिरछे कर लिए। उसने झूठ नहीं बोला, वादा नहीं किया। यही उन्हें पसंद आया। क्या तुम्हें याद है नशे में क्या किया था? उन्होंने पूछा। अनन्या ने धीरे से याद किया। उसने याद किया कि उसने शिवांश मल्होत्रा के साथ अपनी भावनाएं साझा की थी और उसने उसे आरामदायक ढंग से संभाला था। हालांकि ये सोचते ही सुबह की याद उसके गले में एक नया अपराधबोध लेकर आए। शिवांश मेरे साथ थे जब तक मैं ठीक नहीं हुई, उसने धीरे से कहा। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? जोरवार ने तुरंत पूछा। वो तैयार थे अपनी पोती की सुरक्षा के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करने को। नहीं, मुझे लगता है कि उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया, अनन्या ने उत्तर दिया। अच्छा है। जोरवार ने दूसरा फोन दूर रखा। उनका मूड हल्का हो गया। वो जानते थे कि यह लड़का सही तरीके से अनन्या का ख्याल रखेगा। अनन्या ने चौंक कर देखा। दादाजी अब नाराज नहीं थे, बल्कि खुश लग रहे थे। चैप्टर 76 तैयार हो जाओ। क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, दादाजी? अनन्या ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, मानो वो दादाजी के गुस्से से बच निकलना चाहती हो। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा क्योंकि तुम किसी भरोसेमंद इंसान की निगरानी में थी, जोरवार ओब्रॉय ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या की खुशी देखकर, और ये देखते हुए कि उसने 1 साल से अपनी प्रॉमिस निभाई, ये साफ था कि अब दादाजी का गुस्सा कम हो गया था। इसके अलावा वो जानता था कि एक वयस्क महिला को शराब न पीने के लिए मजबूर करना असंभव था। वो केवल ये चाहता था कि वो अपनी सीमाओं को समझे। मुझे पता था कि तुम कभी न कभी यह वचन तोड़ ही दोगी। मुझे पता है कि तुम्हें पूरी तरह शराब से दूर रखना नामुमकिन था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम संयमित मात्रा में ही पियो और हमेशा किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ रहो जब तुम पियो, उन्होंने हल्का डांटते हुए कहा, पर उनका गुस्सा अब शांत था। जोरवार ओब्रॉय एक कड़क और अनुशासन प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय लोगों के लिए ही नर्म होता था। ठीक है दादाजी, लेकिन यकीन मानिए मैं तभी शराब पीऊंगी जब जरूरत पड़ेगी, अनन्या ने ईमानदारी से कहा। दादाजी मुस्कुराए। इस बार उसने देखा कि अनन्या झूठ नहीं बोल रही थी और कोई गलत वादा नहीं कर रही। यही उसकी पसंदीदा विशेषता थी। मैं तुम्हें तुम्हारे शब्दों के लिए याद रखूंगा, शियोफी, उन्होंने प्यार से कहा। अनन्या हंसी और बोली, मैं इंसान हूं दादाजी, पूरी तरह प्रॉमिस पूरा मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल, मैं यही उम्मीद करता हूं। जोरवार ने परमिशन में सिर हिलाया। फिर उन्होंने विषय बदलते हुए पूछा, खाना खा लिया? दादाजी का प्यार हमेशा ऐसे छोटे छोटे सवालों में दिखता था। अनन्या ने देखा कि समय सही है। शाम के 6 बज रहे थे और वो भूखी थी। अभी तक नहीं दादाजी, उसने कहा, चाह कर भी थोड़ी कंपनी पाना चाहा। जोरवार का मूड तुरंत बेहतर हो गया। तो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पास कार भेज दूंगा। हमारे पास के एक रेस्तरां में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन? क्या कोई और भी है? अनन्या ने आश्चर्य जताया। ली मनव तुम्हारे लिए कार भेजेंगे, 30 मिनट में तैयार हो जाओ। और उन्होंने फोन रख दिया। अनन्या ने फोन स्क्रीन को देखा और सोचा, शायद बस कोई करीबी दोस्त या मित्र होगा।
फिर उसने अपने कमरे में जाकर कपड़े चुने। रेस्तरां लग्जरी था, इसलिए उसे औपचारिक परिधान पहनना जरूरी था। उसने 2 ड्रेसों में से सफेद ड्रेस चुनी। ये घुटनों तक थी और आस्तीन कोहनी तक थी। कमर थोड़ी टाइट थी, जिससे उसका सुडौल आकार उभर रहा था। नेकलाइन सादगी से ढकी थी। उसने हल्का ब्लश और केवल भौहें ठीक की। तैयार होते ही उसे मनव का मैसेज आया कि कार नीचे पहुंच गई है। अनन्या ने बिना सोचे समझे अपने जरूरी सामानों को लिमिटेड एडिशन पर्स में रखा, लो हील्स पहनी और अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया। शुभ संध्या मैम, लिफ्ट होस्टेस पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुभ संध्या, बहुत दिन हो गए, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूजा ने कहा, सुनकर अच्छा लगा कि आपका हाल ही में जन्मदिन था। ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। अनन्या ने सम्मानपूर्वक गिफ्ट लिया। यह एक शनेल मेकअप पैलेट था। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आपके काम की सराहना हो, अनन्या ने कहा। लिफ्ट खुली और कार नीचे खड़ी थी। अनन्या ने हाथ हिलाया और पूजा ने सिर झुकाकर विदा ली। अनन्या कार में बैठी और सोच रही थी कि आज का डिनर किसके साथ होगा। उसने खुद को कसम खाई कि हमेशा उन लोगों से सतर्क रहेगी जो उसके लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे उसके माता पिता। चैप्टर 77। अगर वो अब आपकी परवाह न करे, जैसा कि दादाजी ने उसके लिए बहुत लग्जरी कार का इंतजाम किया था। अनन्या को पता था कि आज की रात सिर्फ एक साधारण डिनर नहीं था। वो आभारी थी कि उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया और आज रात के लिए सादगी से अच्छे कपड़े पहन लिए, वरना वो दादाजी को शर्मिंदा कर देती। अनन्या कार की खिड़की से बाहर शहर की रोशनी को देखते हुए खो गई। शेनबेई शहर वास्तव में शानदार और आकर्षणों से भरा था। दिन में शहर की भव्य इमारतें, आधुनिक गगनचुंबी और खूबसूरत स्थल देखे जा सकते थे, लेकिन रात में ये शहर अपने वास्तविक रूप में चमकता था। सड़कों पर कई लाइटें चमक रही थीं। गगनचुंबी और खूबसूरत संरचनाएं रात के आसमान के नीचे चमकती और नाचती लग रही थी। सितारे शायद ही दिखाई देते थे, क्योंकि बादल उनके सामने छा गए थे। शहर की खूबसूरती और हलचल में एक अजीब सामंजस्य था, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन अंडरवर्ल्ड की तबाही को छुपाने वाला। हर चीज उसे शिवांश मल्होत्रा की याद दिला रही थी। उसके काले ओनिक्स जैसी आइज और वो मांसपेशियों वाला शरीर जो हमेशा उसे सुरक्षित रखने जैसा लगता। लेकिन जैसे ही उसने याद किया कि वो कितना शांत और दूर लगता है जब वो अपनी पीठ दिखाता है, उसका मूड फिर से खराब हो गया। उसका अपार्टमेंट उस समय सुनसान लग रहा था जब उसने उसे बिना झिझक छोड़ा। अचानक उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। यह विचार कि वो उसे छोड़ दे और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर हो जाए, उसे बहुत घबराहट में डाल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया। वो समझ गई कि शायद वो इस पुश एंड पुल गेम में बहुत आगे बढ़ गई थी। अगर उसका दिल कभी नहीं टूटा होता और उसने कभी कबीर कपूर और इरा शर्मा के साथ जो अनुभव किया वो नहीं किया होता, शायद वो उसे बहुत जल्दी ही प्यार कर बैठती। उसका दिमाग कह रहा था कि वो उस पर भरोसा कर सकती है, कि उसके साथ वो कभी भी अपनी गरिमा खोने वाली नहीं थी। लेकिन उसका डर यह सोचकर रोक रहा था कि उसके पहले जिन लोगों पर उसने पूरी तरह भरोसा किया, उन्होंने उसे धोखा दिया। मन में एक छोटी आवाज ने उसे डराया, जैसे कोई बच्चा फिर से दुनिया से छोड़ दिया गया हो। अगर वो सच में तुम्हें छोड़ दे, अगर अब वो तुम्हारी परवाह नहीं करता, अगर वो वही स्नेह और प्यार किसी और पर लुटाए, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। न गर्लफ्रेंड, न वाइफ, न कोई लवर। तुम्हारे मॉम एंड डैड तुम्हें नहीं चाहते। तुम्हारी सिस्टर तुमसे नफरत करती है। तुम अपने फियोंसे को भी नहीं रोक सकती। तो क्यों कोई जैसे शिवांश तुम्हारा इंतजार करेगा? अनन्या ने घबराहट भरी सांस ली। उसके दिमाग में कबीर का फेस बार बार घूम रहा था। जिस तरह वो इरा शर्मा को लेकर चला गया था, वो उस समय की याद नहीं भुला सकती थी जब वो टूट कर रो रही थी। उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसे वापस आने के लिए मना रही थी। वो सोचकर डरी कि शायद शिवांश भी ऐसा ही कर सकता है। उसके हाथ भीगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, पॉजिटिव सोचो, उसने खुद से कहा और नेगेटिव विचारों को दूर करने की कोशिश की। उसने तय किया कि वो अपने दिमाग को किसी और चीज पर फोकस करेगी। उसने शिवांश से संपर्क करने का एक तरीका सोचा, बिना ये दिखाए कि वो जानबूझकर उसे देखना चाहती है। फिर उसके दिमाग में कुछ दिन पहले आरव खन्ना से आए ईमेल की याद आई। एक प्लान उसके मन में आए, वो मैनिला एनवलप में आरव के दस्तावेज भेज देगी। यह उसका छोटा सा ट्राई होगा, ये देखने के लिए कि क्या वो अभी भी उसकी परवाह करता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। यह उसका पहला कदम था, डर और घबराहट के बावजूद। चैप्टर 78 द स्टॉर्म बिकम्स अ कैलामिटी। जैसे ही अनन्या के कार से बाहर कदम रखा, उसे तुरंत रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे टेबल पर बैठाया गया। वहां से सिटी का व्यू बिल्कुल शानदार था। अनन्या को तुरंत शक हुआ कि उसके ग्रैंडफादर ने शायद कुछ खास प्लान किया है। उसका इंट्यूशन सही था। जैसे ही उसने चारों इन्फ्लुएंशियल मैन को देखा, उसका दिल जोर से धड़क गया। उनके बीच उसके पिता अखिलेश भी थे, जिनकी स्पाइटफुल आइज इतनी तीखी थी कि पूरे रूम में आग लग सकती थी। रेस्टोरेंट बहुत प्राइवेट था, लेकिन टेबल की ओर देखते ही लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। अनन्या के ग्रैंडफादर का यहां होना भी बहुत सरप्राइजिंग था,
लेकिन उसके साथ उनके बेटे, उसका एल्डर अंकल विवेक और राघव भी मौजूद थे। अनन्या ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन होस्टेस और 2 बड़े बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। उसे प्रैक्टिकली सीट पर ड्रैग किया गया और उसे उसके पिता अखिलेश के पास बैठाया गया। उसके होंठ गुस्से और अनॉयंस से सिकुड़ गए। वो चाहती थी कि कोई चीज तोड़ दे या कुछ इरेशनल कहे, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। वो पब्लिक में थी और रेस्टोरेंट में हर किसी की नजरें उन पर थीं। वो मेन्यू खोलकर अपने लिए ऑर्डर करने लगी। पूरे समय उसने टेबल के बाकी लोगों को इग्नोर किया। उसे लगता था कि अखिलेश और एल्डर अंकल विवेक से बात करना अब बेकार है। जोरावर और राघव से बात करनी बाकी थी, लेकिन फिलहाल दोनों मौजूद थे। अखिलेश ने देखा कि उसकी बेटी जानबूझकर उनकी बात इग्नोर कर रही है। उसका फ्रस्ट्रेशन फिर से उबल आया। वो चिल्लाया, Where are the manners I've taught you? और अपना कप रफली टेबल पर रखा। अनन्या ने अपनी आंखें उठाई और उसकी तरफ देखा, आइज पियर्सिंग और डेडली। You've taught me something? When? उसका टोन मॉकिंग था। वर्ड्स जैसे नाइफ की तरह उसके प्राइड में गड़ गए। अखिलेश गुस्से में फट पड़ा। You insolent brat! अनन्या ने स्वीट स्माइल के साथ इंटरप्ट किया, Watch your language, father. We're in public. उसकी आइज ट्विंकलिंग थी, लेकिन अंदर उसका ब्लड एंगर से बॉयल कर रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को रोका कि कुछ भी इरेशनल न कहे। अखिलेश ने टेबल पर हाथ मारा। पानी का कप हिल गया। I've raised a brat like you for 23 years, and this is what I get? A disappointment of a daughter and a failure of a woman. No wonder your fiancé abandoned you. Disrespectful and rude, you sure have a lot of guts. अनन्या ने आर्म्स क्रॉस किए, फेस काम और पैसिव अग्रेसिव। I'm glad you know. दिल में प्रिकलिंग पेन थी, लेकिन उसने दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चैप्टर 79 गेट आउट। अखिलेश का गुस्सा इतनी तेजी से फूट पड़ा कि उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। उसके हाथ इतनी जबरदस्त मुट्ठियों में बंद थे कि कांपने लगे। उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया और वे उसके पास आए। विवेक यानी अनन्या के अंकल की मौजूदगी के बावजूद वो उसे जबरदस्ती घर खींच ले जाने की कोशिश कर रहा था, और वह भी पूरी तरह डांट फटकार देने की तैयारी में। अनन्या ने आंखें घुमाई। उसे पहले से पता था कि उसका दाद क्या करने वाले हैं, उसे घर खींचना और सख्त सजा देना। वो जानती थी कि कभी भी उसके परिवार के साथ खाना खाना हमेशा किसी बहस या लड़ाई में बदल जाता है। अभी तक खाना आया भी नहीं था और बहस की आहट सुनाई दे रही थी। अनन्या जानती थी कि उसने अपने दाद को उकसाया है और उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि वो अच्छी और ओबीडिएंट बेटी है, ताकि विवेक के सामने उसका पिता उसे अपमानित न करे। लेकिन अब वो उन चीजों को करने के लिए बहुत बड़ी हो चुकी थी। लिनवा जैसी बहन को जो प्यार मिलता था वो उसे कभी नहीं मिला। जोरावर उसके दादाजी, जिसने उसे हमेशा बैकअप प्लान बनाने की सीख दी थी, जानते थे कि अनन्या कुछ भी हो अकेली नहीं रहेगी। अगर वो पहले से सीखा नहीं होता तो शायद वो सच में सड़क पर रह जाती। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जोरावर ने कहा, उसकी आंखों में गुस्सा और सख्ती के साथ। मेरी पोती कभी तुम्हारे घर का कदम नहीं रखेगी। अगर उसने किया तो तुम अपनी बैंक अकाउंट्स में सिर्फ 0 देखोगे। उसकी निगाहें अखिलेश और अनन्या दोनों पर टिक गईं। अगर तुम इस अपमान को जारी रखोगे तो बाहर निकलो। ठीक है दादा, अनन्या ने कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया और फिर से बैठा दिया। हैरान और गुस्से में उसने पीछे मुड़कर देखा। अंकल विवेक खड़े दी और उसे रोक रहा था। अनन्या, जिद मत करो, मैं तुम्हारे पिता से बात कर रहा हूं, जोरावर ने कहा। उसकी आंखों में नापसंदगी और सख्ती साफ झलक रही थी। जोरावर को पता था कि उसका बेटा हमेशा अपने इमोशंस में आकर गलत कदम उठाता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अनन्या की हाल की हालत, 1 साल की सोब्राइटी के बाद रिलैप्स को देखकर उसका बेटा क्यों चुप नहीं बैठ सकता। अखिलेश ने हक्का बक्का होकर कहा, डैड, आप गंभीर नहीं हैं, सोचो कि हम कहाँ हैं और कितने लोग हमें देख रहे हैं। खुद को संभालो, जोरावर ने गरजते हुए कहा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अखिलेश ने चारों ओर देखा। लोग उनकी तरफ देख रहे थे। उसने दांत पीसते हुए शांत रहने का निर्णय लिया। भले ही उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में तूफान अभी भी था। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने खाने के साथ खेलती रही, बिना एपेटाइट के, और यूजुअल माउथ वाटरिंग स्टेक उसका मन नहीं भा रहा था। जोरावर ने अपनी पोती को देखा। उसकी कंधे थोड़े झुके हुए थे, चेहरा फीका और अकेला लग रहा था। चारों ओर लोग थे, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। जोरावर ने सोचा कि अगर उसने उसे पहले चेताया होता कि उसके परिवार वाले भी होंगे, तो वो शायद आने से मना कर देती। वो कुछ दिनों से उसे नहीं मिले थे, और सारी घटनाओं के बाद जोरावर चाहते थे कि खुद देखें कि वो कैसे है। बच्ची की तरह मासूम। अनन्या ने हमेशा अपने मॉम दाद या फैमिली से प्यार और टाइम मांगा, लेकिन उसे हर बार ठुकरा दिया गया। बचपन में अगर उसने उनसे मिलने की जिद की तो वे उसे परेशान और थॉर्न इन देयर साइड कहते थे। इसलिए आज भी वो अपने मन की बात किसी के सामने खुलकर नहीं रख सकती थी। चैप्टर 80 एन एनिमी ऑफ हिज वुमन। कुछ घंटे पहले मल्होत्रा एंटरप्राइज में शिवांश मल्होत्रा हर कदम भारी और तेज रखता हुआ हॉल में चला। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी।
क्योंकि वो अनन्या ओब्रॉय के शब्दों के बारे में सोच रहा था। शी वॉज राइट, आई एम नाइदर हर बॉयफ्रेंड नो हर हस्बैंड, उसने खुद से कहा। लेकिन उसने ये कैसे इतनी ब्लंटली कह दिया? क्या उसे नहीं पता कि शिवांश उसे विन करने की पूरी कोशिश कर रहा था? शिवांश के पास वीमेन के साथ एक्सपीरियंस था, लेकिन उसने कभी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में खुद को शामिल नहीं किया। अनन्या ओब्रॉय ही वो थी जिसने उसके घर में कदम रखा, नॉट जस्ट वेलकम्ड। वो पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड थी। उसने अपना सारा फोकस केवल उसी पर रखा। शिवांश को पता था कि बाहर जाकर गुस्से में बिहेवियर करना उनकी बडिंग फ्रेंडशिप को खतरे में डाल सकता है। शी वॉन्टेड टू बी स्टबर्न? फाइन, ही लेट हर। वो भी बैड टेम्पर रखता था। जैसे ही शिवांश मल्होत्रा एंटरप्राइज पहुंचा, एम्प्लॉइज तुरंत खड़े हो गए। ग्रीटिंग्स सीईओ शिवांश। सभी झुककर रिस्पेक्ट दिखाने लगे। कुछ लोग डर के मारे हिचकिचाए। उसकी टाइटली क्लेंच्ड फिस्ट्स और फ्यूरियसली ग्लेयरिंग आइज ने पूरे ऑफिस को फ्रीज कर दिया। हु डेयर्ड टू एंगर हिम दिस मच? सभी सीक्रेटली सोच रहे थे। शिवांश के ट्रस्टेड असिस्टेंट राजित ने उसके सामने पेसिंग करते हुए कहा, बॉस, ही इज इन द प्राइवेट मीटिंग रूम। शिवांश ने बिना बोले सीधे उस कमरे की तरफ चल दिया। रजत पीछे पीछे। रूम में कबीर कपूर इरा शर्मा के साथ बैठा था। कबीर ने खुश होकर हाथ बढ़ाया, शिवांश यो हियर। लेकिन शिवांश की सिक्योरिटी तुरंत बीच में आ गई। कबीर की मुस्कान फड़े हो गई। व्हाट्स गोइंग ऑन? उसने पूछा। लेकिन शिवांश ने इग्नोर किया। शिवांश की नजरें इरा शर्मा पर पड़ी। डिड यू ब्रिंग योर वुमन विद यू? आयरा, जो फ्लैशी ड्रेस में थी, तुरंत एडजस्ट करती है, हेयर पीछे करती है। कबीर ने प्रोटेक्टिव आर्म रैप किया। यस, दिस इज माई फियोन्सी, आयरा शर्मा। Didn't get time to properly introduce her at Ananya's banquet. Shivansh deadpan. This is a professional meeting. I don't waste time on mistresses. सबको दिख गया कि शिवांश का डिसलाइक कितना डीप था। एम्प्लॉइज विस्पर कर रहे थे, wondering why CEO शिवांश would dislike Ira Sharma so much, लेकिन रजत समझ गया। बॉस, they have repeatedly hurt Ananya, उसने इंटरनली सोचा। शिवांश की आंखों में फ्योरी फ्लैश हुई। For anyone who is an enemy to my woman is an enemy to me as well, उसने साइलेंटली कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टोरी को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। कहानी को लाइक देना मत भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू सो मच।